नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली 4 नंबर का टेस्ट पेपर जो है इकोनॉमी पर आधारित है और इसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, विनिवेश कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है इसके तहत जो है कथन ये है कि जो है सरकार द्वारा जो संपत्तियों की बिक्री या जो है परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहा जाता है। इसके अलावा जो ए ऑप्शन में दे रखा है अवमूल्यन, इसको जो है बात करें कि अवमूल्यन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि किसी विदेशी मुद्रा या मानक के सापेक्ष किसी देश के धन के मूल्य में जो गिरावट का समायोजन होता है और कई देश आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में जो है अवमूल्यन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को जो है निजीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे निजीकरण की भी डिफिनेशन हो गई, विनिवेश का भी हो गया और अवमूल्यन का भी डिफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किसकी क्या डिफिनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, तो ऐसी परिस्थिति होती है बंद अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है बंद अर्थव्यवस्था में ही जो है घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। और बंद अर्थव्यवस्था क्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो है कोई सामाजिक आर्थिक संबंध नहीं होता है, तो उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा इस अर्थव्यवस्था में जो है देश के अंदर केवल घरेलू उत्पादन का व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है पूर्ण रूप से अभाव होता है इसमें। इसके अलावा इस अर्थव्यवस्था में जो है जीडीपी और जीएनपी समान मानी जाती हैं। इसके अलावा जो है ए ऑप्शन में दे रखा है कि खुली अर्थव्यवस्था, तो खुली अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि इसका जो है शेष जो है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो है सामाजिक आर्थिक संबंध को ही जो है खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह जो है खुली अर्थव्यवस्था जो है विश्व अर्थव्यवस्था के कई देशों के साथ जो है व्यापार संबंध रखता है और इसके तहत जो है धन उधार लिया जाता है और उधारी दी भी जाती है। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति को हायर एंड फायर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तीसरे का सही जवाब है हायर एंड फायर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा जाता है कि इच्छानुसार काम पर रखें और नौकरी से निकाल दें श्रमिक नीतियाँ वे हैं जो कंपनियों को जब भी ऐसा लगे या जब भी बाजार की स्थिति खराब हो तो सरकार से अनुमति लिए बिना जो है श्रमिकों को नौकरी से निकालने की अनुमति देती है। ऐसी जो है हायर एंड फायर जैसी नीतियां जो है ऐसी व्यवस्था करती हैं जिससे जो है जब उनकी इच्छा हो या जैसे ही मार्केट अप डाउन हो उसके अनुसार से जो है वो जो है अपने स्टाफ को रखे या निकाल दे, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अलावा जो है मिश्रित आर्थिक प्रणाली जो है की बात की जाए तो ये जो है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को आपस में जोड़ती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली जो है निजी संपत्ति की रक्षा करती है और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को जो है आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी प्रदान करती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका मतलब है कि सस्ती कीमतों पर जो है भोजन और खाद्य वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा,
कि उपभोक्ताओं को सस्ते और जो है पुनः निवेश मूल्यों पर आवश्यक उपभोग की सुविधा प्रदान करना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि देखा जाता है कि इस योजना के माध्यम से गेहूं है, चावल है, चीनी है और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख जो है खाद्यान्नों या जरूरी वस्तुओं का पूरे देश में सार्वजनिक वितरण दुकानों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे कि जो है आप जो है विलेज लेवल में या जो है कस्बे के स्तर पर देखते हैं कि राशन की दुकानें हैं, कोटा खुला हुआ है, वहाँ पे ये जो है राशन के सामान मिलते हैं। और अब तो खैर मिट्टी का तेल बंद हो गया है क्योंकि सब जगह लगभग जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी गई है सरकार द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बैकलॉग को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है तो इसे जो है शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि शून्य प्राथमिक घाटा होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए जो है उधार लेने की आवश्यकता पड़े तो उसे जो है शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। यदि जो है प्राथमिक जो है घाटा शून्य है तो ऋण राशि ब्याज भुगतान के बराबर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को जो है अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो किस बैंक को जो है अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है, ऐसी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है जब वाणिज्यिक बैंक जो है जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं तब जो है केंद्रीय बैंक जो है इन बैंकों के बचाव में आ जाता है और जो है अंतिम उपाय का ऋणदाता बन जाता है और उनकी भरपाई करता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जब वाणिज्यिक बैंक अपने स्वयं के संसाधनों से ग्राहकों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वे जो है केंद्रीय बैंक से मदद मांगते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक जो है अनिवार्य रूप से अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में उनकी मदद करता है, उनको कर्ज प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि नवजात मृत्यु दर के रूप में उन्हें परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है वर्ष 2019 में देखा गया है कि नवजात मृत्यु दर जो है 22 प्रति 1000 जीवित जन्म थी और वर्ष 2020 में 2 अंकों की जो है गिरावट के साथ जो है प्रति 1000 जीवित जन्म पर 20 तक पहुंच गई। तो यहाँ पे जो है वार्षिक गिरावट दर जो देखी गई जो है 9.1% देखी गई और यह शहरी क्षेत्र में केंद्रित है और जो है क्षेत्र और यह जो है शहरी क्षेत्रों में 12 से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 तक अभी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा किसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है कि जो है कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां को जो है राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है, क्योंकि जो है राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का कुल व्यय होता है जो उसकी अनुमानित आय से अधिक हो जाए, तो वहाँ पे जो है राजकोषीय घाटा हो जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। ये दूसरे अर्थों में ये कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। आउटपुट विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है आउटपुट विधि के अनुसार जो है स्थिर कीमतों पर जीडीपी की गणना जो है जीडीपी माइनस कर प्लस जो है सब्सिडी के रूप में की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है जीडीपी आउटपुट पद्धति जो है किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक या बाजार मूल्य को मापती है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है संदर्भित करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस फसल के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। तो यहाँ पे देखा जाए 10वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, मसूर में जो है वृद्धि की है। कितनी? मसूर के लिए 500 रुपये प्रति कुंटल, और इसके बाद जो है सफ़ेद सरसों व सरसों के लिए जो है 400 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी में पूर्ण रूप से उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो है मसूर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो उस जो है आर्थिक मॉडल का नाम बताना है। तो इसका जो है कब शुरू किया गया था? तो ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1 जो है अप्रैल 1951 में शुरू हुई और 1956 तक ये चली, और इसको जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल के आर्थिक मॉडल पर आधारित था ये। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के आधार पर आधारित थी। और इस योजना का मसौदा जो है भारत के जो अर्थशास्त्री थे के.एन. राज, उन्होंने इसका मसौदा तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देने में विश्वास करता है? तो उस संगठन का नाम बताना है। तो वह संगठन कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब है स्वयं सहायता समूह है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। विकास के डोनट मॉडल का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? पहला है कि यह पर्यावरण के साथ जो है शांति से रहने के लिए प्रौद्योगिकी के पूर्ण परित्याग की कल्पना करता है, और दूसरा है कि यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में देखता है, और तीसरा कथन है कि जो है यह पर्यावरणीय कीमत पर तेजी से विकास की कल्पना करता है, फिर बाद में इसकी भरपाई करता है। और डी ऑप्शन है कि यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और जो है ग्रह संतुलन में रह सके। तो यहाँ पे जो है 13वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, कि जो है यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह जो है संतुलन में रह सके। तो यहाँ पे जो है यह जो है डोनट मॉडल कहलाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की एक प्रभावशाली किताब है? तो ये किताब जो है किनकी है? एडम स्मिथ की है, जो एक विख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, और जो है यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। वह भूमि जो 5 वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ दी जाती है या गई थी, और भूमि सुधार तकनीक के माध्यम से इसे सुधारने के बाद जो है खेती के लिए प्रयोग की जाती है, तो निम्नलिखित में से यह क्या कहलाती है? तो यह जो है यह जो है खेती योग्य बंजर भूमि कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत जो है ऐसी भूमि को शामिल किया जाता है जो पिछले 5 या अधिक वर्षों से पड़ती या बंजर पड़ी हो। इसके अलावा जो है भूमि सुधार तकनीक के माध्यम से ऐसी भूमि को खेती के योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो यहाँ पे जो है 16 का सही जवाब है बी ऑप्शन, हेरिटेज फाउंडेशन जो है ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है लगभग जो है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ मिलकर जो है 1995 से यह जो है हर साल ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कर रहा है। यह संगठन कब से? 1995 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटीकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो विटीकल्चर से तात्पर्य क्या है
ये है जो है अंगूर की खेती के अंतर्गत आता है, जिसे विटीकल्चर कहा जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है जमशेदजी टाटा ने जो है 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, और इसका नाम अब जो है बदलकर टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया गया है। हालांकि इसका मुख्यालय जो है, पंजीकृत मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता वाक्यांश निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रथम बार जो है उपयोग में लाया गया था? तो यह जो है 1972 ईस्वी में जो है भूटान द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह जो है सामूहिक प्रसन्नता को मापने का एक प्रयास था। इसके अलावा जो है विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 2012 से प्रतिवर्ष ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जो किसी देश में जनसंख्या की खुशी के स्तर को मापती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि बोकारो में इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये जो है इसकी स्थापना जनवरी 1964 में जो है 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो में छोटा नागपुर पठार पर जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। हालांकि जो है बाद में इसको जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना गया, जिसे सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में शुरू किया गया एक अभियान था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर देश का जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक आर्थिक और सामाजिक अभियान था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके माध्यम से जो है जबरन जो है कृषि जो है सामूहिकरण और ग्रामीण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था में तेजी से संकुचन हुआ और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो है इसका संबंध जो है फलों के उत्पादन से है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। ऐसी बेरोजगारी की स्थिति में जो है आवश्यकता से अधिक जो है लोग काम में लगे होते हैं। यदि उन लोगों को जो है काम से निकाल भी दिया जाए तो भी काम के कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, और यानी जो है उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य रहेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग जो है विशेष रूप से जो है सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो है कहा जाता है सब्जियों की खेती के लिए जो है ओलेरी कल्चर कहा जाता है सब्जियों की खेती के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है वर्मी कल्चर जो कहा जाता है वो केचुआ पालन के लिए कहा जाता है, और पोमिलॉजी का प्रयोग जो है फल विज्ञान के लिए किया जाता है, और फूलों की खेती के उद्योग के लिए फ्लोरिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत उगाने की प्रथा को मोरिकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई, जिसे जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है नाबार्ड को, और जिसका मुख्यालय जो है मुंबई के महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका जो है नाबार्ड जो है देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का
मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे जो है 26 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हैदराबाद में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है यह जो है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा इसको जो है पारित किया गया। और जो है यह एक जो है वित्त मंत्रालय के अधीन एक नियामक संस्था है जो भारत में जो है बीमा उद्योग को विनियमित और बढ़ावा देकर पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% जो है भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में इक्विटी में एफडीआई की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे जो है मल्टी बॉन्ड उत्पाद खुदरा व्यापार में जो है देखा जाए तो सरकारी अनुमति 100% नहीं है बल्कि 51% है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, साइट्स। ये जो है 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक जो है बैठक में इसका मसौदा तैयार किया गया और इसको जो है लागू कब किया गया? जुलाई 1975 में। और वर्तमान में इसके तहत जो है 184 देश आते हैं जो इसके पक्ष में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पे देखा जाए इसके लिए जो है नफेड जो है जिम्मेदार है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। और इसको जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादों के जो है सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1958 को इसका जो है स्थापना किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण को पिंक इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 को पिंक इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो है इसके तहत जो है अर्थव्यवस्था में लैंगिक मुद्दों के महत्व को रेखांकित करने के लिए 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण गुलाबी रंग में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत निम्नलिखित में से लाभार्थी कौन होंगे? तो इसके तहत जो है लाभार्थी कौन होंगे? तो इसके तहत लाभार्थी जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है कहा जाता है इसके अंतर्गत जो है 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम कमाते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा इसमें 60 साल की उम्र पूरी होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। और भारत के वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत इसको जो है ये जो है योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जहां बेरोजगारी व्याप्त है क्या कहलाता है? तो वह जो है स्टैगफ्लेशन कहलाती है ऐसी स्थिति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन। हालांकि स्टैगफ्लेशन शब्द का जो है पहली बार प्रयोग जो है नवंबर 1965 में यूके के सांसद जो है सांसद थे एक इयान मैकलेओड, उन्होंने इस स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग किया जिसके तहत उन्होंने जो है कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है सबसे खतरनाक है क्योंकि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली समान वृद्धि है। और भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, नीति आयोग द्वारा 2017 में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर, बीजिंग चीन में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। और इसकी स्थापना 2024 में हुई थी, लेकिन परिचालन जो है 2016 में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस नोट पर सांची स्तूप रूपांकन मौजूद है? तो सांची स्तूप का रूपांकन किस नोट पर मौजूद है? तो ये जो है 200 के नोट पर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और बात की जाए 2000 के नोट का, जो अभी जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया, इस पे जो है मंगलयान की तस्वीर छपी थी। और इस रंग का जो ये नोट था, ये मैजेंडा कलर का नोट था। और 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद भारत में 2000 की नोटों की छपाई शुरू की गई थी, लेकिन जो है अभी हाल ही में इसको विड्रॉ कर लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय मुद्रा नोटों की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो है 15 भाषाएं होती हैं जो नोट के पीछे दिखाई देती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो एक तो होती है कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, जो है मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया, बंगाली और गुजराती शामिल है। इसके अलावा जो है इन भाषाओं के अलावा हिंदी और अंग्रेजी का भी जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो प्रसाद योजना जो है पर्यटन मंत्रालय के अधीन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह 2014-15 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि तीर्थ स्थलों के समग्र विकास का मकसद रखा गया था, जो है इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत जो है जो पर्यटन स्थल है उनके कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 100% धनराशि प्रदान की जा रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है डी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है भारतीय मानक संस्थान जो है ISI चिन्ह जो है भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक है, ना कि अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के लिए। तो यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। और जो बात की जाए भारतीय मानक संस्थान की, तो जो है इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और कुछ उत्पादों को भारत में बेचने के लिए जो है ISI जो है मार्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स जो है, पोर्टलैंड सीमेंट, ऑटोमोटिव टायर्स इत्यादि जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं इनके लिए ISI मार्क्स जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे जो है 39 का सही जवाब है, ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है प्रकाशित करता है जो है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हालांकि इसकी स्थापना 1865 में की गई और इलाहाबाद में इसकी जो है स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना जो है संयुक्त स्टॉक बैंक था। और इसके अलावा बात की जाए एक अन्य बिंदु के तहत, तो 1 अप्रैल 2020 को इसका जो है इंडियन बैंक में जो है विलय कर दिया गया, जिसका मुख्यालय अब जो है चेन्नई में हो गया है। और इंडियन बैंक की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1907 में चेन्नई में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसमें सही जवाब है डी ऑप्शन। विश्व बैंक इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण एवं विकास के कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक है? तो फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है बिन्नी बंसल है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी बिन्नी बंसल द्वारा और सचिन बंसल द्वारा। प्रारंभ में जो है यह कंपनी जो है केवल ऑनलाइन किताबें बेचा करती थी और जो है इसके अलावा इन्होंने ई-कॉमर्स जो है के फील्ड में अपना कदम रखा
और मई 2018 में अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट ने लगभग 77% हिस्सेदारी के साथ फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद हुई है और जिसका वर्तमान मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उसे उद्योग में किस शब्द के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है कहा जाता है उसे जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। और यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में भारत, चीन और अमेरिका के बाद जो है तीसरे नंबर पर है। फिलहाल भारत में 108 यूनिकॉर्न कंपनियां काम कर रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा इसका बी ऑप्शन 19 जुलाई 1969 को जो है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। और जो है 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके अलावा भारत के सबसे बड़े जो है वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करना उसका जो है मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? स्वतंत्र बाजार शक्तियों से जो है इसका निर्धारण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो है एक बात समझ लेते हैं कि मुद्रा विनिमय दर का से मतलब क्या होता है। तो घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत से इसका जो है मिलान किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यदि हमें $1 प्राप्त करने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय दर कितनी हो जाएगी? 50 रुपये प्रति डॉलर हो जाएगी। और एक और बात ध्यान रखते हैं कि अक्सर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्रय और विक्रय की जो है सामर्थ्यता निर्धारित की जाती है इसके तहत। इसके अलावा जो है किसी भी मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग और आपूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा स्वतंत्र बाजार शक्तियों से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो यहाँ पे जो है देखा जाए इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। और ये जो है भारत का जो है भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान। उसके तहत जो है भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया है, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है भारत में एगमार्क का जो है आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन देता है? तो ये जो है प्रमाण पत्र जो है विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है एगमार्क का प्रयोग जो है कृषि उपज अधिनियम 1937 द्वारा किया गया है, जिसे 1986 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो है 49 का सही जवाब है सी ऑप्शन मध्य प्रदेश है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि दुनिया का जो है पहला राज्य जो है HDR 1995 में जो है मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है राज्य के HDR के साथ साथ राज्य के सभी जिलों के HDI की गणना भी की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। किसी लेख पर इको मार्क का निशान यह दर्शाता है कि वह उत्पाद जो है क्या है, ये बताना है आपको। तो वह उत्पाद जो है पर्यावरण के अनुकूल है, यह दर्शाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इस चिन्हीकरण योजना का शुरुआत जो है 1991 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं के बीच जो है जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो यहाँ पे जो है 3 मानक दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तथा मानव विकास।
लेकिन सूचकांक की गणना जो है 4 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सारे ऊपर के तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो 52 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। अब ये उत्पाद शुल्क होता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारत सरकार के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है यही शुल्क माना जाता है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश के भीतर उत्पादित होती हैं और इस टैक्स से जो है सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। इसके अलावा जो है आयकर तो आप जानते होंगे, ठीक है, और एक चुंगी के बारे में जो है चुंगी भी आप जानते ही होंगे, ठीक है, और जो है कृषि से जो है ये सब जो है मतलब कि इनसे उतना नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उत्पाद शुल्क से सबसे ज़्यादा शुल्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी मद जो है ब्याज भुगतान है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो यह जो है 2001 के लिए पूछा गया है। तो यह जो है 65.38% थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है 1951 में जो है लगभग 18.33% थी, और जो है और 2011 में बात की जाए तो सर्वाधिक जो है साक्षरता दर किस राज्य में थी? 94% के साथ केरल जो है सबसे उच्च राज्य की कोटि में आता था। और इसके बाद जो है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राजधानी क्षेत्र ने जो है औसत से अधिक साक्षरता दर के साथ जो है केरल का पालन किया था और केरल के समकक्ष आकर खड़े हो गए थे। लेकिन जो है और एक समुदाय के विशेष में बात की जाए तो जैन समुदाय भारत में सबसे साक्षर समुदाय माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो इस दौरान जो है लगभग 17.64% की वृद्धि देखी गई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जबकि जनसंख्या में लिंग जो है असंतुलन बना हुआ है और प्रारंभिक जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में भारत की महिला आबादी में पुरुषों की जो है 17.19% की तुलना में 18.12% की वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? तो 57 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बिहार में। बिहार में है 57 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बिहार में है। कितनी है? 51.91% जो है बिहार में है। और जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है 37.79%, मध्य प्रदेश में है 36.65% और राजस्थान में है कितनी है? लगभग 26.27%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.6% है, जो शिक्षित महिलाओं की संख्या के मामले में राज्य को भारत के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर रखता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पर जो है 153.16 लाख जो है लगभग जो है जनसंख्या ऐसी है जो अनुसूचित जनजातियों की पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और राज्य की कुल जनसंख्या का जो है लगभग कितना हिस्सा है? 21.10% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए इससे पता चलता है कि जो है 943 है महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है? तो जनसंख्या विभाजक दिवस किसे माना जाता है? 1911 से 1921 को माना जाता है, क्योंकि जो है जब भारत की इसी दौरान जो है भारत की आबादी घटी और 1921 के बाद से भारत की आबादी बढ़ती चली गई और 1921 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी। इसी वजह से 1921 के साल को द ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है, यानी जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इस संस्था का नाम है नाबार्ड। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? तो यह समिति जो है 1991 के आर्थिक संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से जून 1991 में जो है एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित की गई और जिसने जो है दिसंबर 1991 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। और इसके अलावा इन्हीं की अध्यक्षता में दूसरी समिति का भी गठन किया गया जो 1998 में किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, बैंकिंग सुधार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया, इसके मकसद से स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। हालांकि इसके और भी कार्यालय जो है अलग अलग क्षेत्रों पर स्थित है, लेकिन मुख्यालय लखनऊ में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो है सूचकांक जो है सेंसेक्स है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और मुंबई शेयर बाजार ने जो है 1986 में सेंसेक्स की रचना की। आज उसकी सिर्फ जो है भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना की जाती है और इसके तहत जो है 30 कंपनियों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये जो है नासिक में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। नासिक की प्रेस जो है वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड जो है मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं जो है सल्बोनी और मैसूर की प्रेस को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो यहाँ पे राज्य सरकार के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो है सारे ही कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? तो यहाँ पे जो है सारे ही अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क, तटकर, उत्पादन शुल्क। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है ये जो है केंद्र सरकार द्वारा ऊपर के तीनों कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ट्राइसिम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ट्राइसिम जो है ये कार्यक्रम जो है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा और इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो यहाँ पे जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि सूखा, अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की मंदी के दबाव में तब की जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पहली घटना थी?
तो यहाँ पे जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियमन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय बजट 2022-23 में उल्लिखित अमृत काल के लक्ष्यों को हासिल करने में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो है समावेशी विकास का जिक्र नहीं किया गया, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन का जिक्र किया गया है अमृत काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चालू किया गया। इसका मुख्य फोकस देश के उद्योग का विकास करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो निर्माण जो है सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। तो यहाँ पे जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और जो है इसके अंतर्गत जो है 52 विषयों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नीति आयोग के 7 स्तंभों में से एक है। तो नीति आयोग के जो है 7 स्तंभों में से एक है, तो 78 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जन समर्थक नीति जो है 7 स्तंभों में से एक है। तो यहाँ पे जन समर्थक है, पहला स्तंभ है जन समर्थक, दूसरा है समर्थक गतिविधि, तीसरा है सशक्तिकरण, चौथा है भाग लेना, पांचवा है समावेश, छठा है समानता, सातवां है पारदर्शिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से गांधीवादी योजना का प्रस्ताव किसने दिया था। तो यहाँ पे गांधीवादी योजना का प्रस्ताव जो है 1944 में जो है श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजित करना, और जो है इसके तहत जो है कृषि विकास के लिए वैज्ञानिक तरीकों को विकसित करने के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना नियोजित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह जो है 1961 से शुरू हुई और 1966 तक चली, और यह जो है इस योजना के उपाध्यक्ष जो थे DR गाडगिल थे, और इसे गाडगिल जो है योजना के नाम से भी जाना गया। और इस समय जो है सूखे और 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण यह पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी। इस योजना के तहत जो है 5.6% की वृद्धि की जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन 2.4% की वृद्धि हासिल कर पाई थी यह योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया था। तो यह जो है 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने, आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था के लिए किस स्थान पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन जो है मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है बात की जाए उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 के दौरान जो है लगभग 83 लाख हेक्टेयर में मोटा अनाज बोया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया गया। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पे जो है 84 का सही जवाब है जो है सी ऑप्शन, बनारस के BHU ट्रॉमा सेंटर में इसका जो है उद्घाटन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, देश का पहला वेस्ट टू कोल प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये जो है वाराणसी में जो है कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट होगा, जिसका निर्माण NTPC द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके तहत जो है वाराणसी में रमना में स्थित इस प्लांट की शुरू होने पर प्रतिदिन जो है 600 टन कचरे से 200 टन जो है कोयले का निर्माण किया जा सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने अब शहरी क्षेत्रों में नए निजी स्कूल खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर भूमि का होना अनिवार्य कर दिया है। तो इसके तहत जो है 3000 वर्ग मीटर जमीन अनिवार्य कर दी गई है, जो पहले 650 वर्ग मीटर थी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है 87 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कर्नाटका की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज स्वीकृत किए गए हैं। तो यह जो है वाराणसी जिले में बनकर तैयार हो रहा है। 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इसके लिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों में पाई जाती है। तो यह जो है सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है मिर्जापुर का जिक्र है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ के समीप किन वन में लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है कुकरेल संरक्षित वन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुओं का अभ्यारण्य है, और यह इंदिरा नगर लखनऊ के रिंग रोड पर स्थित है। तो ये जो है कुकरेल वन में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही जवाब होगा। हालांकि इस संरक्षित वन की स्थापना 1978 में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है। तो यह वन्य जीव विहार जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो 1957 में स्थापित किया गया। यह चंदौली जिले में है, और यहाँ पर जो है पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो है 92 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में जो है लखीमपुर खीरी जनपद में संरक्षित वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मार्च 2023 तक देश में दिल्ली मेट्रो रेल के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जो है सबसे लंबी मेट्रो रेल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित होगी। तो 93 का जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मार्च 2023 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में तूर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। तो यहाँ पे तूर यानी अरहर की बात हो रही है। तो इस समिति का नाम है निधि खरे समिति। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह समिति राज्य सरकारों के साथ जो है समन्वय कर जो है अरहर के स्टॉक की निगरानी करेगी, और जो है ये जो है सरकार जो है दालों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में स्टॉक की स्थिति पर नज़र भी रखेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला को कनेक्टिकट राज्य अमेरिका की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये जो है महिला का नाम है मनमीत कोलन। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96,
96 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। ये कश्मीर की जो है पहली महिला है जिन्हें यह पुरस्कार जो है उनके संरक्षण प्रयासों के लिए दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके माध्यम से कार्य करती है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है राज्य और निजी जो है दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सरकारी भागीदारी और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र द्वारा जो है कार्य करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है भारत की जीडीपी की गणना करता है। तो यहाँ पे 98 का सही जवाब है भारत का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे इसका था कि जो है इसका मतलब था कि सबसे गरीब और भारत भर में सबसे गरीब परिवारों को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, गैर निष्पादित परिसंपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो है बैंकिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ जो है निरक्षरों को साक्षर करना है और इसे वित्तीय वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 101 का जो है सी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102 नंबर है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की जो है शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, कैप्टिव रोजगार की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके तहत जो है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सहायक कंपनियों में उनके साथ जो है सहायक कंपनियां होंगी उनमें जो है उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है असम में स्थित जो है तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, मार्च 2023 में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो है जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को यह जो है अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है 1992 बैच के पूर्व छात्र रह चुके हैं जिंदल उद्योग के नवीन जिंदल। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रोपे का जो है शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है, एक्सिस बैंक ने माइक्रोपे नामक भुगतान जो है समाधान को जो है रोजर पे और जो है माई पिन पैड द्वारा तकनीकी भागीदारों जो है एजे टैप के सहयोग से इसको शुरू किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे 106 का सही जवाब है जो है मिडफील्डर सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ ने 2 वर्ष के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका आयोजन ओडिशा के INS चिल्का में किया गया। पहला कथन ये हो गया।
दूसरा है कि जो है खुशी पठानिया को सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही जवाब होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर जारी एक सर्कुलर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है कि अप्रैल 2023 से प्रीपेड भुगतान उपकरणों के उपयोग से मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर 1.1% जो है इंटरचेंज चार्ज लगाने का सुझाव दिया है। और दूसरा कथन है कि इसे व्यापारियों को दिए गए 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लगाया जाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। मार्च 2023 में कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो यह बैठक जो है चंडीगढ़ में आयोजित की गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि देश में पहली बार हत्या के मामले में निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट ने जो है चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर अपना निर्णय सुनाया? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी की माध्यम से अपना निर्णय सुनाया। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। मार्च 2023 में भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह जो है 28 मार्च 2023 को पुणे में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शामिल किया गया और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कुल निर्यात निम्नलिखित में से कितना है जो अब तक का सर्वोच्च है? तो यहाँ पे जो है 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो यहाँ पे जो है 114 का सही जवाब है डी ऑप्शन। जो है किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक उपग्रह संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है? तो यह सुविधा जो है कहाँ पर की गई है? राजस्थान के जैसलमेर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेता और पूर्व सांसद जो है वरीद जो है थिक्के थला का मार्च 2023 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो ये जो है किस उपनाम से? इनोसेंट उपनाम से प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। मार्च 2023 में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है। मार्च 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया? तो ये भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य हुआ। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। मार्च 2023 में एनडीटीवी का स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो है 119 का सही जवाब है यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को जो है 27 मार्च 2023 से 2 साल की अवधि के लिए जो है एनडीटीवी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन ए में दे रखा है कि फसल ऋण मोचन योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। और इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 9 जुलाई 2017 को की गई।
तो अब देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 25,304 हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 12% के बराबर है। और इसका कारण है कि वर्ष 2021-22 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूलवर्धन में 28.40% एवं स्थायी भावों पर 25.33% योगदान था। तो यहाँ पे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 21 का जो है 121 का सही जवाब है बी ऑप्शन। इसमें भी दोनों ही कथन सही है, परंतु ए आर का जो है स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में कुल बजट व्यय कितना निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे जो है 122 का सही जवाब है। कितना निर्धारित किया गया है, लगभग जो है 6,90,242.43 करोड़ रुपए जो है व्यय अनुमानित किया गया है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। और राजस्व लेखे का व्यय जो है लगभग 5,02,354.01 करोड़ रुपए, और पूंजी लेखे का व्यय जो है लगभग जो है कितना है 1,87,888.42 करोड़ रुपए निर्धारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में कुल बजट प्राप्तियां कितना अनुमानित किया गया है। तो यहाँ पे 6,83,292.74 करोड़ रुपए की जो है प्राप्तियां अनुमानित है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23-24 में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसके तहत जो है 12,39,877 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई है। तो यह जो है कहाँ की जाएगी, इसकी जो है कुशीनगर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। 126 है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 23-24 के बजट के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए ऑपरेशन कायाकल्प जो है, इसके तहत जो है 1,000 करोड़ रुपए व्यय निर्धारित किया गया है। तो तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा कहाँ पे आ रहा है, तो ये इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और जो है तीसरा ए में कहीं आ नहीं रहा। तो ये बी जो है दूसरे से मिल जाएगा 510 करोड़, और जो है सी जो है पहले से मिल जाएगा 500 करोड़। डिजिटल लाइब्रेरी जो है 300 करोड़। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसके तहत जो है लगभग 15,000 रुपए की जो है राशि प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन सही है। और 23-24 के बजट में 1,050 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने लाख जो है रेहड़ी विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया है। तो यहाँ पे लगभग 1,190.49 करोड़ रुपए जो है ऋण जो है वितरित किए गए हैं। और देश में सर्वाधिक जो है 10.33 लाख जो है रेहड़ी विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में और ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, तीनों में ही प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। उत्तर प्रदेश राज्य की झलकारी बाई कोरी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह योजना जो है किससे संबंधित है, 130 का सही जवाब है। यह जो है हथकरघा एवं पावरलूम विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। और इसके लिए जो है बजट 2023-24 में 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और कीमतों के अनुसार सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो यहाँ पे जो है पहले जो है सबसे महंगा क्या है, तो जो है देखा जाए तो जो है सबसे महंगा क्या होगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा और रेत। तो यहाँ पे जो है सस्ते से जो है महंगे के क्रम में जो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो है पहले तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। एक दिन रवि घर से निकला और 10 किमी दक्षिण की ओर चला और वह दक्षिण की ओर साइकिल चलाई और दाएं मुड़ गया। तो ऐसे चल रहा है, दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई और फिर दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर जो है साइकिल चलाई, फिर जो है बाएं मुड़कर जो है 10 किलोमीटर जो है साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे जो है कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, बताइए। 132 का सही जवाब क्या होगा, लगभग कितना चलाना होगा। ये तो 5 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस जो 5 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर, तो टोटल 15 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। जी एच से मोटा है, जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन होगा, यहाँ पे जो है समूह में जो है सबसे जो है दुबला व्यक्ति कौन होगा, एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 134 में देखा जाए तो 162 प्लस 10 जो है कितना हो जा रहा है, 200 266 में 30 माइनस किया गया, 32 माइनस किया गया तो कितना आया, 234। और 234 में 30 माइनस किया गया तो आया 204। और 204 में 28 माइनस किया गया तो कितना आया, जो है 176। 176 आ जाएगा ना। 14 में से 8 गए तो 6 बचा और यहाँ रह गया 9 तो 7 आया, 176। अब 176 में से 26 माइनस किया तो क्या आना चाहिए, 0 5 156 आना चाहिए, लेकिन 145 लिखा है तो 145 जो है यहाँ पे जो है गलत पद है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ए की दोनों बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। यदि ए बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है और छोटी बहन बी के समान आयु की है तो 10 वर्ष बाद सभी 4 सदस्यों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब होगा 141 वर्ष। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। इसमें न्यूनतम मान को जो है स्टार से बदला जाना चाहिए ताकि 9 से विभाज्य हो जाए, तो वह छोटी संख्या 3 हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। यदि निर्माता को 10%, थोक व्यापारी को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है
तो एक टेबल की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए यदि उसकी खुदरा मूल्य जो है 1200 जो है 65 है। तो यहाँ पे जो है उत्पादन लागत को हम पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 125/100 गुणे 115/100 गुणे 110/100 गुणे पी इक्वल टू कितना 1265 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 253/160 गुणे पी इक्वल टू 1265। तो पी इक्वल टू क्या आएगा 800। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 3,98,436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचेगा। तो वह जो है यहाँ पे देखते हैं 391, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 398 है, 436 है, 500 जो है 92 है। तो यहाँ पे जो है 398 में जो है 7 माइनस कर देंगे 391 आ जाएगा। इसमें जो है 11 माइनस करेंगे तो जो है 425 आएगा। और इसमें 542 में से 15 माइनस करेंगे तो 527 आएगा। इनका जो है क्या आएगा HCF कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 17 ही आंसर होगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, 2:9 जो है समानुपाते x/18 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 2/9 इक्वल टू x/18। तो 9x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो है यहाँ पे देख लेते हैं 27 होगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ ही GS वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के RO के टेस्ट पेपर नंबर 4 यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।